या आई एम ऑडिबल नाउ? सो अभी तक हमने देखा कि भैया एरिया हमने देख लिया, टाइप हमने देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया भैया क्या कर रहे हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। एंड देन विल गो फॉरवर्ड एंड चलो अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ हिस्ट्री के बारे में बेसिकली, ठीक है। अब हिस्ट्री के बारे में सबसे खास बात अगर आप देखो ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट वन सेकंड, मॉडर्न की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये अपनी है पूरी टाइमलाइन, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा भैया, वो पोर्तुगीज की कहानी देखी हमने, डच की कहानी देखी हमने, हमने फ्रेंच की कहानी देख ली थोड़ा सा, भैया ये लोग आते हैं, ये लोग फिर धूम मचाते हैं, फिर इनकी धूम ईस्ट इंडिया कंपनी मचाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर इसके बाद जो है बाकी सबकी अवध की, मैसूर की, मराठा की, सबकी बैंड बजाएगी क्या करके, इन सब लोगों को आउट करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश पे राज कर लेगी तो क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, ठीक है, अपने लॉज लेके आएगी, जो कि कैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ऑब्वियसली बात है, बुरे होंगे तभी तो रिवोल्ट होंगे, और जब रिवोल्ट नहीं होंगे तो फिर देश कैसे आज़ाद होता है ना। तो हमें देश आज़ाद कराना है, आज से हम कोशिश करेंगे कि हम 20-25 दिन में देश को आज़ाद कर दें 1947 तक, ठीक है। बट उससे पहले बट वी हैव टू मेक श्योर कि भैया क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। मार्केट में क्या चल रहा है अभी हम देख रहे हैं भैया, पॉलिसीज आ गई, लॉज आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब क्या होगा भैया, जो मध्यम वर्ग है बिल्कुल, या जो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ वर्ग है, हर वर्ग मतलब टॉप से लेके बिल्कुल डाउन तक, ईच एंड एवरी वन इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट एंड ईच एंड एवरी वन, ठीक है। हर कोई एक दूसरे को खून चूसेगा, एक दूसरे की खाल खींचेगा, क्यों, क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, आगे देना है, किसको देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ दे रही है, दे रही है पता नहीं कहाँ दे रही है, हमें नहीं पता, मतलब ना वो तो इंग्लैंड पहुंचा, कई बार तो ऐसा हुआ है, और कई बार तो ऐसा हुआ कि गवर्नर जनरल ना फोर्ब्स की मैगजीन में आ रहा है वहां की, सोचो, ठीक है। ये हाल हो गया था। पॉलिसीज आएगी, लॉज आएगा, तो क्या होगा भैया, एक्सप्लॉयटेशन, सिंपल। एक्सप्लॉयटेशन हो गया इंसान का खून चूस लिया गया, चलो ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है, चलने देते हैं अभी आगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिएक्शन आएगा। किसका रिएक्शन आएगा, बहुत सारे लोगों का आएगा। भैया तुमने राजा और रानी की तुमने पॉलिसीज बदल दी, तो किंग्स एंड क्वीन की तरफ से आएगा। तुमने पीजेंट्स की पॉलिसी चेंज कर दी, तुमने उनका खून चूस लिया कि भैया तुम टैक्स दो, पीजेंट्स भी अटैक करेंगे, जो बचा ना सब अटैक करेंगे। अभी बताता हूँ आपको कैसे कैसे कहानी बढ़ती है, ठीक है। अब इन पॉलिसीज को हम ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना। चेंज एंड देन विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। अब शुरू करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। शायद मे बी शायद फोटो क्लियर ना हो, दिस इज द झांसी की रानी, जस्ट वंस अगेन चेंज, हाँ ओके। सो ये हमारी हैं झांसी की रानी, ऑल्सो नोन एज मणिकर्णिका, आपने मूवी देखी हो तो। मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब। नहीं फोटो देखी तो गूगल कर लेना, मन करे नहीं कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी फोटो पे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। अभी द रिवोल्ट ऑफ 1857 है क्या, अगेन सेम क्वेश्चन, हमें पढ़ना क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हम क्या देखेंगे कि भैया इसका ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। ये ओरिजिन कैसे हो रहा है हमें वो देखना है सबसे पहले तो, ठीक है, कि भैया ओरिजिन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ इट बिगिन। बात तो वही होगी ना, कैसे ओरिजिन हो रहा है। सिपाही म्यूटिनी, फ्रीडम स्ट्रगल, ये अभी मैं आपको, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन इट यू, ठीक है। एंड आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है ये, ठीक है। ये लीडर्स कौन कौन रहे हैं, ये बेसिकली पीसेस वगैरह में बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि भैया इस एरिया में कौन था, मेरठ में कौन था, लखनऊ में कौन था, बिहार में कौन था, कहानी बनती है बहुत बार, हम इसमें सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। रिवोल्ट्स, साथ में लीडर्स देख लिए, उनकी लोकेशन देख ली, क्या क्या कॉजेज रहे हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। अल्टीमेटली कॉजेज मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं उसी के आसपास थीम घूमेगी, हमेशा थीम एक बेसिक ही होगी, उसके आसपास ही घूमेगी, ठीक है। वाइट फेल्ड, फेल क्यों हो गया, इससे तो हमें पता लग गया ना, फेल हो गया वो, पता भी लग गया हमें कि फेल हो गया था वो, बट क्यों हुआ वो जानना जरूरी है। क्या वो सही में फेलियर था, अगर मैं पलट के आपसे पूछूं, यूपीएससी पूछ लेगा, वॉज 1857 रिवोल्ट इज अ फेलियर, फेलियर था या सक्सेस थी, अगेन मिडिल पाथ, ठीक है। अभी आई टेल यू कि कैसे, ठीक है। तो देखो, नाउ जस्ट गिव मी 20 और 25 मिनट्स मोर, है ना। आई थिंक टाइम हो गया है 12:05 हो चुके हैं ना, तो अभी आई थिंक मेरे पास अभी 1 घंटा और है ना, 40-45 मिनट्स और है मेरे पास अभी, कि मैं आपका सेशन एक फुल फ्लेज पे, फुल पेज पे मैं आके खींच के ले सकूं, है ना। तो आज बस मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम एक पूरा मॉडर्न का टॉपिक, पूरा राइट फ्रॉम बिगिनिंग जहाँ से एडवेंट हो रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक खींचेंगे। एक
छोटा सा रीज़न उसके पीछे ये रहा है मेरी साइड से कि जो एडवेंट वाला हमारा जो पार्ट है ना, इट्स क्वाइट बोरिंग। ईयर से ईयर्स है, इस ईयर में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ। तो पहली क्लास से अगर ऐसे ले लूंगा ना, तो आप लोग होगा कि यार क्या ही पढ़ा रहा है, इससे पढ़ता तो मैं किताब ही पढ़ लेता। याद रखो कि किताब पढ़ने से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि उस एरिया में रट्टा ही है। जब आप एंटर कर जाओगे ना फुल फ्लेज में 1 साल के बाद, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट योर मॉडर्न हिस्ट्री अगेन फ्रॉम दिस ईयर। 1857 से आप शुरू करोगे, 1857 से शुरू करोगे और 1947 तक खत्म करोगे, फिर आप वहां पे बैक पे जंप करोगे, फिर वहां से आप आगे आओगे। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दो तीन छोटी छोटी चीजें मेरे को आपको क्लियर करनी है। ठीक है, दो तीन छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी है। जैसे कि ना अभी देखो कि जो हमारी मॉडर्न की टाइमलाइन थी, मॉडर्न की जो हमारी टाइमलाइन थी ना, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ये मॉडर्न की हमारी टाइमलाइन है। ठीक है, इसमें हम कहीं हैं यहाँ पे 1857 के आसपास। ठीक है, यहाँ से लेके हमको अपने देश को लेके जाना है कहाँ तक, 1947। ठीक है, लगभग यहाँ कहीं 1915 के आसपास हमारे महात्मा गांधी एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये टाइमलाइन में आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइमलाइन के साथ ना अंग्रेजों को हम देखेंगे, यहाँ तक तो कॉन्क्वेस्ट हो गया। ठीक है, कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को दबदबे में अपने अपनाया, कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आए, कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, उन्होंने क्या क्या गंदी संदी चीजें हमारे पे थोपी, वो हम देखा यहाँ तक, इस फेज तक। ठीक है, इस फेज के बाद हम देख रहे हैं क्या, द राइज ऑफ नेशनलिज्म टिल 1885, ये ईयर है 1885 का। यहाँ पे हमारी ऑल इंडिया बॉडी बनेगी पहली बार, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे जाके जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये है वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको भी बताया था ना, कि जब आप सप्रेस हो गए, जब आपके ऊपर प्रताड़ना होगी, तो क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशंस बनाओगे कि चलो हम सब लोग मिलकर हमला करते हैं। ये पहली ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनेगी जो अंग्रेजों को जीना हराम कर देगी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से इनकी बैंड बजा देगी। क्योंकि इसमें क्या होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे शुरू में, और जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो फिर पेन की ताकत अकील, लिख के देंगे, सुनाएंगे, मारपीट भी करेंगे आगे जाके, और हम देखेंगे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की कहानी क्या रही है। ठीक है, तो ये भी आपको बता रहा था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इंडियन सोसाइटीज में ना शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ भी रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सती प्रथा। ठीक है, सुनने में आता है कि आज भी कई जगह पर सती प्रथा अलाउड है। ठीक है, सुनने में आता है कि आज भी कई जगह चाइल्ड मैरिज होती है। ठीक है, विच इज़ वेरी बैड, है ना, आपको भी पता है गलत है कहीं ना कहीं। डाउरी नहीं बोलूंगा मैं इसके बारे में, यू ऑल नो वेरी वेल क्या सीन है आज के डेट में इंडिया में, बट इट्स अ क्राइम। ओके, सो लेट मी टेक यू टू अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, है ना। मैं अब आपको एक अलग आयाम दूंगा इस चीज़ का, एक अलग एंगल दूंगा कि क्या है बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। ये तो हो गया मूवमेंट की कहानी। इसके ही पैरेलल में ना, अगर आप ध्यान दो, इसके ही पैरेलल में ना एक कहानी और चल रही है। वो कहानी पता है कौन सी है, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में क्या है कि जो पढ़े लिख गए ना लोग, वो बोल रहे हैं सती गलत है, सती मत करो, ये चीज गलत है, ये मत करो। अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, वो इंपॉर्टेंट है। अपनी लड़की को घर में मत बिठाओ, वो गलत है। तुम्हारी बेटी अगर विधवा हो गई तो उसकी दोबारा शादी कराओ, उसको खाली घर पे मत बिठाओ। ठीक है, विडो रीमैरिज हाउस ओपन कर दिया कि भैया हमारे यहाँ आओ, अगर तुम विधवा हो, काम सीखो, अपना कमाओ खाओ, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट वहां शुरू हो गया था उसी टाइम पे ही। ठीक है, बट क्या हुआ ना, कई चीज हमारे हिस्ट्री में ना अप्रिशिएट नहीं करी गई है। ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं दबी रह गई है। इसलिए अगर आपने देखा हो ना, हमारा जब इंडिपेंडेंस डे गया है, इससे लास्ट डे हमारा जो ईयर गया है, उसमें हमने एक चीज सेलिब्रेट की, दैट इज आजादी का अमृत महोत्सव। उसमें हमने द स्टोरी ऑफ अनसंग हीरोज की हमने कहानी सुनी। अगर आपने फॉलो किया हो करंट अफेयर वगैरह को, तो उसमें ना अगर आपको टाइम लगे तो आप देखना, गूगल करना, उसके बारे में पढ़ना। उसमें बहुत सारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स ऐसे ना जिनके बारे में किसी किताब में दिया ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं कहीं बेसिक में। ठीक है, और कहीं खो गए हैं वो इतिहास में। ठीक है, और इतिहास से जब आप रूबरू होगे ना, तो आपको पता लगेगा कि भैया इतिहास में फेमस होना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना शायद तुम्हें ऐसे लीडर्स मिल जाएंगे जिन्होंने शायद महात्मा गांधी से सेक्रीफाइस कर लिया होगा, बट शायद कभी वो लाइमलाइट में नहीं आए। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कम काम किया है, बट उनसे ज़्यादा करने वाले हैं, बट वो भी उतना फेमस नहीं हो रहे हैं ना। तो हिस्ट्री में नाम कमाना आसान नहीं है। इट जस्ट कि आपकी आइडियोलॉजी कहाँ मैच करती है, आपको क्या पढ़ाया जाता है, आप किसको फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं घूम फिर के। ठीक है, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म शुरू होते हैं। अब रिफॉर्म का मतलब क्या है कि भैया हम सोशली
कुछ रिफॉर्म करने वाले हैं। रिफॉर्म में क्या, सती प्रथा, विडो रीमैरिज, ठीक है, विडोज का क्या बोलते हैं, सॉरी चाइल्ड मैरिज, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो देखो यूपीएससी का ना पोटेंशियली हर साल रहता है। अब मैंने आपकी हिस्ट्री ना, अब तक अगर आप गौर करो, मैंने आपकी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। हम इसको 3 ही पार्ट में करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, एक पार्ट जो मतलब मैं बांटता हूँ पर्सनली, जो बच्चे को पढ़ने में इजी लगे और इंटरेस्टिंग भी बना रहा है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके 1947 तक की कहानी। इसमें क्योंकि नेशनल मूवमेंट ही है पूरा, कि भैया अब ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, फिर ये रिवोल्ट हो रहा है, फिर गांधी जी आ रहा है, फिर चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, फिर राज शुक्ला जी जा रहे हैं यहाँ से। वो कहानी मैं आपको बता दूंगा, अभी लगेगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से जा रहा है सब कुछ, इसलिए भी बता नहीं रहा हूँ ज्यादा, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसमें घुल गए ना, इतिहास में पहुंच जाओगे जेन्युइनली, ठीक है। क्योंकि कहानी है ना, आपने सुना हो अगर उसमें बोलता है कि आज जो तेरा खून न खौला खून नहीं वो पानी है, तो देश के काम ना है बेकार वो जवानी है ना, बहुत फेमस डायलॉग भी है, ठीक है। तो अगर देश के काम आ रहा है ना, तो लगना पड़ेगा, इसमें घुसना पड़ेगा, इसको जहन में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें नहीं जहन में बैठती हैं, उसके लिए छूट है, ठीक है, उसके लिए रट्टाफिकेशन का इलाज है खाली। बाकी चीजें, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपने समझ लिया, आपका वो बेड़ा पार है। आपने नहीं समझा, आपने रट्टा लगाया, छोटा मोटा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट बड़े एग्जाम क्लियर करने के लिए यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज, ओके। सो फर्स्ट पार्ट हमने देखा। सेकंड पार्ट हमने क्या देखा कि भैया 1498 यानी कि जब पोर्तुगीज, वो वास्को डी गामा अंकल आते हैं भारत देश में, उन अंकल के आने से लेके लगभग यहाँ तक की कहानी ले लो आप, 1857 तक की कहानी, ठीक है। मतलब कि कंसोलिडेशन कैसे हुआ, मराठा अंपायर कैसे खत्म हुआ, मैसूर अंपायर कैसे शुरू होकर खत्म हो गया, अंग्रेजों ने पोर्तुगीज को कैसे भगाया, अंग्रेजों ने डच को कैसे भगाया, वो सारी कहानी जो हम देखते हैं ना, वो वाला पार्ट, ठीक है। और तीसरा साइमल्टेनियसली हम देखते हैं क्या, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। ये 3 पार्ट है। आपने इन 3 पे कमांड जमा ली, 50% हिस्ट्री डन, मिनिमम 50% हिस्ट्री डन। हाँ, आपको क्या सर इतना पढ़ने के बाद 50%, आगे क्या 50%, 50% गेम है, थोड़ा सा नॉलेज का और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का। क्योंकि देखो यूपीएससी का फंडा बहुत सिंपल है यार, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी नॉलेज गेन कर लो, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको पढ़ा दिया कि भैया आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ कहता है ना। तुम जब तक ओएमआर में टिक नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं आर्टिकल 21 पढ़ने का। तुम जब तक आर्टिकल 21 के बारे में कहानी नहीं लिख दोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं आर्टिकल 21 पढ़ने का। इसलिए यूपीएससी की फील्ड में ना इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे यूपीएससी देखो सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि भैया क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। पढ़ते सब है न्यूज़पेपर में, हर रोज बच्चे खंगाल रहे हैं, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, बट समझ तो लो उसको एक बार। अगर आपने समझ लिया कि भैया मानसून का क्या रोल है, यहाँ से इस विंड का क्या खेल है, पहाड़ों का क्या खेल है, मॉइस्चर का क्या खेल है, यू विल एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। समझना इंपॉर्टेंट है, साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 50% हमने देख लिया, सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। 50% में से 20% तुम्हारा आंसर राइटिंग, 20%, क्योंकि देखो सारा तो रट्टा ना तुम लगा पाओगे ना कभी मैं लगा पाया हूँ ना बहुत बड़े लोग, क्योंकि देखो आज भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी करने के बाद गारंटी नहीं कि यूपीएससी का क्वेश्चन हिल पाएगा, ठीक है। तो 20% तो रट्टा ही है, और ठीक है। और बाकी 10% थोड़ा सा, इसको मैं लक बोलता हूँ इस फील्ड में, ठीक है। 90% आप पेपर करके जाओगे ना, क्योंकि देखो कट ऑफ जो जाती है वो लगभग जाती है कितनी, 90 के आसपास जा रही है अभी करंटली, 90 के आसपास का आपकी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। अब जब 90 के आसपास कट ऑफ जा रही है, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन सही करने हैं, मात्र 45 क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ कितने रहे हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस के अराउंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब जब 15 क्वेश्चंस हमारे को हिस्ट्री के आ रहे हैं ना, तो अपने को एक सिंपल चीज क्लियर है, भैया 15 में से अगर मैंने 10 भी हिला लिए ना अपनी मेहनत के दम पे, 90% बोला मैंने आपको, उस हिसाब से तो 13-14 क्वेश्चन बैठने चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ अगर आपने इसमें से 10 क्वेश्चन भी हिला लिए ना, यू आर ऑलरेडी ऑन द सेफ साइड। चाहे आप पीसीएस में इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, पीसीएस में किसी किसी में जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी में सेम हिस्ट्री का लेवल 30 पहुंच जाता है, 30 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा जाता है। एमपी में हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ का एग्जाम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो 50%, 20% मेंस आंसर राइटिंग, 20% थोड़ा सा आपका रेक्टिफिकेशन, 10% आपका ये चीज़ हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। बेसिक मेरा मेरा पर्पज है कि मैं ना आपको थोड़े थोड़े डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूं, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये जो आपने बताया 50% वाला गेम, ये कहाँ से करना है ना।
आप ये 6 सवाल में से ये करोगे, ठीक है। तो देखो देयर इज वन स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। मैं चलो एनसीईआरटी से नहीं शुरू करते क्योंकि सब लोग एनसीईआरटी बताते हैं, ठीक है। कुछ नया करते हैं। नए के लिए मैं तुम्हें बोलूँगा कि भैया चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वो है क्या? स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये बुक खरीद लेना, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होंगे इसको वो बुक से करते चले जाना, बुक से करते चले जाना विदाउट एनी हेजिटेशन। सब चैप्टर समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा अगले दिन आके यहीं खड़े होकर दोबारा पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन, बुक बाय बुक, ठीक है। बट मैं तुम्हें पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि घर बैठ के तुम्हें बड़े आराम से मक्खन की तरह समझ में आएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर पीवाई क्यू अटेम्प्ट करना ना मक्खन की तरह सॉल्व हो तो नाम बदल देना, ठीक है। स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम ले लेना। स्पेक्ट्रम से तुम्हारा क्या सॉल्व होगा? सबसे बड़ा वाला पार्ट जो मैंने बताया कि 1857 से लेकर 1947 तक का जो मेन पार्ट है वो सॉल्व होगा, ठीक है। जो मेजर चंक है ना जहाँ से सबसे क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व होगा यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है यानी कि एडवेंट वाला पार्ट 1498 से लेके 1857 तक की कहानी। उसके लिए आई सजेस्ट यू गो विद दी एनसीईआरटीज, ठीक है, जो 12th क्लास की हमारी एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा वाली, ठीक है। आप उस एनसीईआरटी को फॉलो कर लो क्योंकि क्या ना कि उस एनसीईआरटी से ना अभी रिसेंट में ट्रेंड है कि क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि क्या देखो है तो वो स्पेक्ट्रम में भी वाला पार्ट, स्पेक्ट्रम में पूरी हिस्ट्री दी हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, बट क्या ना कि एक लेवल होता है, स्पेक्ट्रम में काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हैं। तो अगर कहानी समझनी है, कहानी तो मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे, है ना। नहीं समझ में आया तो बताना भी, दोबारा समझा देंगे, 3 बार समझा देंगे, 4 बार समझा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा सिंपल मोटर था कि एक बार में यहाँ यहाँ बस जाना चाहिए, एक बार में बस यहाँ बस गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम से इंटरनेशनल मूवमेंट खत्म करना है, एडवेंट वाला पार्ट एनसीईआरटी से खत्म करना है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाला पार्ट मर्जी है, चाहे एनसीईआरटी पकड़ लो चाहे स्पेक्ट्रम पकड़ लो, क्योंकि फंसना होगा ना तो दोनों बेसिक बुक है, कहीं से भी फंस जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। नहीं फंसना होगा ना तो किसी से नहीं फंसना वाला, तुमसे क्या किसी से नहीं फंसेगा, अगर तुमसे नहीं फंसा तो किसी से नहीं फंसेगा वो। हाँ कोई बहुत महारथी पीएचडी वाला अगर बैठा होगा शायद उसका चांस बनेगा कि वो हिला ले उस क्वेश्चन को, बट हर कोई नहीं हिला पाएगा क्योंकि जो बेसिक एनसीईआरटी स्टैंडर्ड में दिया ना वो हम कवर कर ही लेंगे। अब उसके बाहर से पूछा, किसी खतरनाक बुक से पूछ लिया, वो तो मेरे से क्या वो किसी से नहीं हिलेगा, है ना। तो आगे देखते हैं, चलो अभी ठीक है। इसके अलावा आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने बुक लिस्ट आपको थोड़ा सा क्लियर कर दी क्या करना चाहिए आपको। स्पेक्ट्रम इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सोशल रिलीजियस वाला पार्ट आप कहीं से भी कर लो, इट्स अप टू यू, इट्स योर विश अल्टीमेटली, ठीक है। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो फटाक से, मेरे पास टाइम जो है ज़्यादा बचा नहीं है ना, मेरे पास लगभग 40 मिनट्स अराउंड है, तो मेरे को कवर भी करना है, ठीक है। अभी क्या है कि हम कर रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। Now just give me 1 minute and I'll take you to the fascinating journey of the revolt of 1857। मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है ना भारत के इतिहास में जिसने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी। ऐसी नींव हिलाई है कि उनको पता ही नहीं लगा कि भैया हुआ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता उनको। लोगों ने तांडव कर दिया बिल्कुल कि पागल पगला गए हैं अंग्रेज, ठीक है। अब हुआ होता क्या है देखो, मेरठ से शुरू होती है कहानी। 10 मई का दिन है, 1857 है साल, ठीक है। 10 मई का दिन है, मैंने तुम्हें बताया। यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक ट्रूप है अंग्रेजों का, यानी कि एक टुकड़ी है अंग्रेजों सॉरी आर्मी की, ठीक है। अब तुम्हें पता है कहने को तो अंग्रेजी आर्मी है ना, यूरोपियन आर्मी कह सकते हो उसको तुम, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी सोल्जर्स कह सकते हो, है तो वो लोग, बट भर्ती किसको किया है? इंडियंस को तो किया है ना। खून किसका पी रहे हो? इंडियंस का पी रहे हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो फार्मर हो, कोई भी हो, तुम अंग्रेज मिलके खून चूस इंडियन कह रहा हो, चाहे वो आर्मी में चाहे कहीं पे भी बंदा। तो अब इन आर्मी वाले सोल्जर्स ने क्या करा, मार्च कर दिया दिल्ली की तरफ 10 मई के दिन, ठीक है। अब सवाल आया कि भैया ये दिल्ली की तरफ मार्च कर क्यों रहे हैं, अगर बात करी जाए मार्च कर क्यों रहे हैं, आप यही पूछोगे मेरे से। तो हुआ क्या ना, रिवोल्ट होने शुरू हो गए छोटे छोटे लेवल पे। हो गए रिवोल्ट, क्यों हो रहे हैं? रिवोल्ट के पीछे ना मल्टीपल कारण, मैंने कहा ना हमेशा देखो, अब एक चीज आप ध्यान में बिठा लो कि जब भी कोई रिवोल्ट होगा ना तो उसके पीछे 2 कारण होंगे, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में आपको बताता हूँ हुआ क्या। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, है ना। कैन यू सी दिस, दिख रहा होगा आई थिंक, आई होप, है ना। हुआ क्या कि देखो रिवोल्ट हुआ क्या, कॉज क्या था, इमीडिएट रीजंस थे कुछ, कुछ लॉन्ग टर्म रीजंस थे,
कुछ इमीडिएट रीजन, कुछ लॉन्ग टर्म रीजन। इमीडिएट क्या था? सिपॉयस के ग्रीवेंसेस, एंफिल्ड रिफल और रिलीजन इन डेंजर। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, हमें तो नहीं समझ में आया, आपने बताया भी नहीं। सिंपल है, देखो क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक बंदूक इंट्रोड्यूस करी, नई बंदूक, बिल्कुल लेटेस्ट आर्मरी से निकाल के लाए, ठीक है। लेकिन दिक्कत पता क्या हुई कि उसमें जो गोली थी ना, उस गोली को डालने से पहले ऐसे चबाना पड़ता था दांत से, ठीक है, ताकि वो अंदर जाए और फिर फायर हो, ठीक है। अब जब आपको कोई बंदूक फायर करनी है, आपको चबानी है, चबाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हुआ क्या ना कि जो उसमें ग्रीस लगी थी ना, जो ग्रीस थी, दैट ग्रीस वॉज बेसिकली मेड अप ऑफ पिग फैट एंड बीफ, है ना, काउ फैट आप जिसको कहते हैं या फिर बीफ फैट कहते हैं, उसकी वजह से बनी थी। अब आप खुद सोचो, पिग इज अ सिन फॉर इस्लाम, इस्लाम धर्म में उसको हराम मानते हैं बेसिकली, है ना, पिग को। तो उनके लिए इशू, बीफ फैट भी है, हिंदुओं के लिए इशू, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ठीक है। ये बंदूक के चक्कर में पूरा लोचा शुरू हो गया। इन्होंने कहा अच्छा हमारा अब धर्म भी भ्रष्ट करोगे, खून पी रहे थे तो अलग था, अब तुम धर्म भी भ्रष्ट करने पे आए हो। और भारत में धर्म सर्वोपरि रहा है शुरू से, धर्म के नाम पे कुछ भी होता है देश में, ठीक है, ये चीज आपका पता होगी बहुत अच्छे से। तो एनफील्ड राइफल देख लिया आपने, ठीक है, पहला इशू। इमीडिएट रीजन की बात कर रहा हूँ, रिवोल्ट की, कि क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो अब इस चक्कर में लोग बाग रिवोल्ट करेंगे। दूसरा क्या है, रिलीजन इन डेंजर। वाई रिलीजन इज डेंजर? तुम्हें मैंने भी बताया ना रिलीजन डेंजर में है। इसके पीछे कारण और था, अंग्रेज क्या करते थे ना, वॉर करवाते थे। हमारे बेचारे भारत के लोगों को कुछ पहले पता ही नहीं होता था कि भैया क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। बोलते बाहर जाना है, जा रहे नेपाल है, बोल रहे फॉरन जा रहा हूँ, जा रहे लंका है, बोल रहे फॉरन जा रहा हूँ, ये फॉरन होता है। तो अंग्रेज भी उस टाइम पे यही करते थे, ठीक है। लड़ाई झगड़े के लिए हमारे इंडियन इंडियन ट्रूप्स को लेके जाते थे अपने साथ, यहाँ लड़ने के लिए, वॉर्स के लिए, ठीक है। और इंडियन में एक साइकोलॉजी थी कह सकते हो, या फिर एक ट्रेडिशन था कि अगर आपने भारत की बाउंड्री क्रॉस करी, आप दैट मीन्स कि आपने 7 समुंदर पार कर लिया एंड अब आप पापी हो गए, ठीक है, यू आर नॉट फिट फॉर, मतलब तुम्हारा घर पे स्वागत नहीं होगा। तुम एक तरीके से कहेंगे ये तो बाहर से आया, ये तो अशुद्ध हो गया है, इसने तो पता नहीं क्या क्या खाया होगा बाहर जाके, वहां तो कुछ खाने के लिए, मतलब ये सब चीजें आइडियोलॉजी थी थोड़ा सा। तो रिलीजन डेंजर में आ गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म रीजंस में अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो भैया हम पॉलिटिकल इश्यूज देखेंगे। अभी बताऊंगा धीरे धीरे पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे। सोशल इश्यूज देखेंगे हम कुछ, इकोनॉमिक इश्यूज देखेंगे हम कुछ, और सिपॉयज का तो हम देख ही रहे हैं, है ना। ठीक है, अब फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली हमारे सिपॉइज मार्च करते हैं। हमें मैंने भी आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया आगे का कि क्यों कर रहे हैं ये लोग बेचारे मार्च, है ना। पागल थोड़ी है, पैदल पैदल रात को उठ के यहाँ 60 किलोमीटर वहां जा रहे हैं दिल्ली सुबह सुबह, ठीक है। और वो मैंने कहा कि न्यू कार्टिलेज की वजह से क्या हो जाता है, इशू शुरू हो जाता है ना। जो नई कार्टिलेज आई थी, अंग्रेजों ने जो लाई थी, उसकी वजह से इशू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि भैया उसमें क्या था, फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। मैंने बताया बोथ सीन फॉर, वन इज फॉर इस्लाम, वन इज फॉर हिंदूज, क्योंकि अल्टीमेटली आर्मी में कौन लोग हैं, इंडियंस हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम मिक्सचर है कहीं ना कहीं। अब उसमें ये तुम फैट मिला रहे हो तो कोई कैसे चबा ले, है ना। तो 85 सिपॉइज को उन्होंने डिसमिस कर दिया। खैर ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा आप ध्यान रखो। उनको जेल में डाल दे 10 साल के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ काम कर दिया। ये सब काम जो हो रहा है ना, ये मना करने वाला, ये 9 मई को हो रहा है। 10 मई को आग बबूल होकर फट गए। जो वहां पे ऑफिसर थे अंग्रेजों के, उनको मारा कूटा, चल दी दिल्ली, मेरठ से दिल्ली। मेरठ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका पड़ेगा यहाँ यूपी में, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मेरठ पड़ता है, यहाँ बीच में कहीं दिल्ली पड़ता है, यहाँ से यहाँ जाते हैं ये, ठीक है। तो हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे आ गए हमारे भाई लोग, ठीक है। हमला कर दिया, बैंड बजा दी, दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, अटैक करते करते, ठीक है। और मेरठ जाके अब तुम सोचोगे कि सर ठीक है चलो मान लिया हमने कि ये भाई लोग हमारे, इन्होंने को थोड़ा सा बुरा लगा, इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इनको बोला गया कि भाई वो चबाओ, बट इन्होंने चबाई नहीं, तो इस चक्कर में दिल्ली चले गए। आप कहोगे सर ये दिल्ली क्यों गए, ठीक है, वाई दिल्ली, ठीक है। ये दिमाग में सवाल आना चाहिए अगर नहीं आया तो, ठीक है, कि वाई दिल्ली, दिल्ली जाने के पीछे क्या रीजन था, क्यों? क्योंकि ना अंग्रेजों का शुरू से साइकिल हमारे देखो देश में इतने सालों तक, ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे पे किसने राज किया है, राजाओं ने राज किया है, ठीक है। डेमोक्रेसी कब आई है, 50s में आई है ना अपने पास, 1950 में आई है डेमोक्रेसी, आजाद तभी मिली ना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को, तब जाके आया है। उससे पहले किसको पता था, उससे पहले तो हम राजा के अधीन रहते थे ना हमेशा से ही। तो हमारे एक माइंड में बन गया था, चाहे सिपाही है, चाहे फार्मर है, चाहे कोई भी है,
सबको लगता था कि भैया अगर देश में कोई सर्वप्रथम है तो वो राजा है। डेमोक्रेसी का तो किसी को मतलब ही नहीं पता था होता क्या है, बस हाँ गिने चुने जिन्होंने पढ़ लिख लिया उनको पता था वही डेमोक्रेसी नाम की एक चीज होती है जिससे ये फायदा होता है ये नुकसान होता है। ठीक है। अब दिल्ली क्यों चूज करा मैं आपको ये बता रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारे मुगल्स है ना, मुगल्स के टाइम पे हमें पता है कि भैया ये आ गए थे। अब मुगल्स को उन्होंने ना सिकुड़ करके एक छोटे से एरिया में दिल्ली में, मतलब बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बचा था। ठीक है, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्पायर था, मुगल किंग था। तो बेचारा वो बेचारा जिंदा था, अब वो दिल्ली में था। ये चलती हमारे सारे सारे सिपाही बहादुर शाह जफर के पास कि भैया अब तो तुम ही प्राणदाता हो, तुम ही बचाओगे, अब तुम से आज से हम तुम्हारे अधीन है, जैसा तुम बोलोगे हम वैसा करेंगे। ये थोड़े से हमारे सर फिर हमारे राजा थे बहादुर शाह जफर आखिरी थे। ठीक है। तो कहाँ जाते हैं? दिल्ली से बहादुर शाह जफर के पास। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया किसके पास जाते हैं। ठीक है। दिल्ली पहुंचते ही 11 मई को ये क्या करते हैं भैया, ऑफिसर्स की बैंड बजाना भी शुरू कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। विलोक भाई की एक मैगजीन है तो उसमें इन्होंने बात भी करी है। ठीक है। थोड़ा सा अब ये जो है ना, ये सीन मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा सा हुआ क्या कि यहाँ से तो चले गए लोग बाग। ठीक है। दिल्ली दिल्ली जाके हुआ क्या है, बहादुर शाह जफर ने तो हाथ खड़े कर दिए। वो तो भैया सैलरी पे पेंशन पे जिंदा है कि अंग्रेजों को बोला था तुम मुझे पेंशन दे दो थोड़ी थोड़ी, मैं तो बैठा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं ना, मेरे हाथ में राज्य है, अल्टीमेटली तुम लोग ही चला रहे हो सारा का सारा राज्य। ठीक है। एक टाइम पे मुगल एम्पायर के अंदर पूरा भारत था, सोचो आज इतने से एरिया में सिमट के रह गया। ठीक है। इसलिए एक मुगल किंग है, उनका नाम पता है क्या था? शाह पालम। क्यों? क्योंकि दिल्ली का जो पालम वाला एरिया है ना छोटा सा, वो वहीं तक ही सीमित थे, तो उससे शाह पालम बोलते थे उनको। ठीक है। हमने ये देख लिया, थोड़ा सा रीजन देख लिया। ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है। थोड़ा सा अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। उप्स, चेंज। ठीक है, पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। आई होप इट्स विजिबल टू यू, है ना। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। सबसे पहले लेके आए क्या? सब्सिडरी अलायंस। ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस क्या था? ठीक है। अंग्रेजों की पॉलिसी लेके आए गवर्नर जनरल, जिनका नाम था क्या? वेलेस्ली। मैंने आपको बोला ना आगे जाके गवर्नर जनरल पूछते हैं कि भाई किसके टाइम पे क्या आया, क्यों आया। ठीक है। अब ये थे वेलेस्ली। ठीक है। इनके टाइम पे आया सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब पता है क्या था? मैं कोई बहुत बड़ा राजा हूँ। ठीक है। मेरी इतना बड़ा मेरा टेरिटरी है, ये मेरे पास आया अंग्रेज, इन्होंने बोला कि आप सब्सिडरी अलायंस साइन कर दो सर। ठीक है। मतलब मैंने पूछा इसका मतलब सर ये है कि आज से आपकी आर्मी आपकी नहीं, आपकी आर्मी यानी कि आपकी जो रखवाली है, आपको अगर कहीं जंग लड़ने जाना है तो वो सारा का सारा हम करेंगे, हम सर्विस देंगे। उन्होंने बोला अच्छा जी ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मैंने बोला फ्री में सर्विस मिल जाए, क्या दिक्कत है? फ्री में नहीं है सर, जो मेरे सोल्जर्स होंगे ना, अंग्रेजों ने बोला कि जो हमारे सोल्जर्स होंगे उनका पैसा आप ही दोगे, उनके खाने का पीने का सैलरी का सब पैसा आप दोगे। बट ये कि हाँ सर्विस में लोग जान मतलब जाएगी तो मेरे लोगों की जाएगी, लोग बाग मेरे अवेलेबल रहेंगे। इससे फायदा क्या था? जो सोल्जर्स की लॉयल्टी थी ना वो अंग्रेजों की तरफ बनी रही। ठीक है। कहने का तो राजा की आर्मी है, बट सब्सिडरी किसके हैं? वो राजा सब्सिडरी हो गया, मतलब सब्सिडरी का समझ लो, शब्द से मतलब निकालो कि वो उसके अधीन चले गया। ठीक है। तो इसने क्या करा वेलेस्ली ने, बहुत सारे स्टेट को ना छोटे छोटे ले लिया अपने अंदर, साइन कर साइन कर साइन कर, सबको बोल दिया कि तुम हमारे अंडर में हो। अब भैया अब सब अंडर में है तो कंट्रोल किसके हाथ में अल्टीमेटली? क्योंकि मेन तो आर्मी है ना जिसके थ्रू देखो दो चीजें हैं, या तो आर्मी के थ्रू आप कंट्रोल कर लोगे या इकोनॉमी के थ्रू कंट्रोल कर लोगे, है ना। अब दे दिया सब कुछ इनके हाथ में, इकोनॉमी भी हिल गई, क्यों? क्योंकि सैलरी वाले तो देनी है ना बेचारों को। तो वो चीज होगी। दूसरा, पैरामाउंसी ऑफ हेस्टिंग। एक हेस्टिंग भाई साहब भी गवर्नर आए बीच में, इन्होंने पैरामाउंसी का कॉन्सेप्ट दिया कि भैया हम सुप्रीम है, तुम नीचे, हम बड़ी चीजें हैं, हम लॉज बनाएंगे। तो बहुत सारी चीजें करी। ठीक है। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंदर क्या था? बेचारी जो हमारी झांसी की रानी के साथ हुआ। ठीक है। क्या कि अगर आपका खुद की संतान नहीं है, अगर आपकी खुद की संतान नहीं है, हुआ इसमें ये था कि इन्होंने डलहौजी भाई साहब ने हमारे ये बोला कि देखो मणिकर्णिका, हम एक लॉ लेके आ रहे हैं जिस लॉ का नाम होगा क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है? उन्होंने पूछा पलट कर, तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी खुद की संतान अगर नहीं है तो आप किसी अडॉप्टेड चाइल्ड को गद्दी पर नहीं बिठा सकते एज सक्सेसर ऑफ किंग, है ना। कि भाई मैं राजा हूं तो मेरा बेटा जो खून का मेरा बेटा होगा, जिससे मेरा ब्लड रिलेशन होगा, वही राजा बन सकता है, मेरा गोद लिया हुआ बच्चा नहीं बन सकता। ठीक है। लेकिन झांसी की रानी का तो गोद लिया हुआ बेटा था, है ना। तो हो गया क्या?
रिवोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि भैया रानी के तुमने ईगो पे वार किया तो रानी पेलेगी ना पकड़ वापस से पलट के। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ी सी देखने को मिलती है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के थ्रू होता है। अब आगे देखोगे तो लैप्स ऑफ और मॉरल राइट्स कॉन्क्वेस्ट, मतलब सतारा को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। देखो लाइन से देखते जाओ अब क्या हो रहा है। सतारा को अपने अंदर ले लिया, जैतपुर को अपने अंदर में ले लिया, उदयपुर को अपने अंडर में ले लिया, संबलपुर को अपने अंडर में ले लिया, झांसी को अपने अंडर में ले लिया 1853 तक। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 53 में इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, 2-3 साल तैयारी करी, लगाया लंका। ठीक है, भगत सिंह का सॉरी भागत करके एक जगह है, उसको अपने अंडर में ले लिया, नागपुर को उसने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अवध को तो बेचारे को फालतू में लपेट दिया क्या कि तुमसे शासन नहीं हो रहा, तुम कुशासन कर रहे हो, अवध चलो अंदर सब्सिडरी अलायंस के, अवध भी अंदर। देख रहे हो, एक एक करके सबको लपेटे में ले जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, और दूसरा ये क्या करते थे, जैसे कि सपोज कोई एरिया इनके अंडर में आ गया है ना, मान ले कि अवध आ गया। अब इनको डर लगता था कि कल के दिन अगर अवध पलट के वार कर देगा तो हम तो गए। तो उससे बचने के लिए व्हाट दिल डू कि ये क्या करते थे, अपने जो ऑफिशियल्स होते थे ना, सॉरी जो अपने इनके ऑफिशियल्स होते थे, ये उनको एज अ रेजिडेंस है ना क्या करते थे, उनके कोर्ट्स में बिठा देते थे। क्योंकि देखो राजा है, राजा का कोर्ट तो आज भी है, बस फर्क क्या है कि सब्सिडी अलायंस साइन कर दिया। आर्मी अब अंग्रेजों की काम मतलब हिफाजत कर रही है राजा की, राजा पे कोई वॉर होगा तो वो अटैक करेगी, वो सारी चीजें थी। ठीक है, कोर्ट तो जिंदा है, लेकिन राजा के कोर्ट में भी तो हो सकता है ना कि विद्रोह की भावना जाग जाए, बोल दे कि ये अंग्रेज हम पे प्रताड़ना कर रहे हैं, कोई ज्ञान देने लग जाए। तो क्या करा, अपना अपना एक एक बंदा इन्होंने अंदर बिठा दिया हर कोर्ट में। अवध के कोर्ट में अपना बंदा, झांसी के कोर्ट में अपना बंदा, हर कोर्ट में अपना एक एक बंदा भेजे ताकि अपडेट रहे, कोई हमारे खिलाफ बगावत ना करे। ठीक है, अंग्रेजों की चीज बहुत अच्छे से पता थी। ठीक है, जो फ्रीडम थी वो कम कर दी है ना, मतलब उनको बोल दे कहीं जाना है तो हमसे बात करके जाना, हम क्योंकि तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, शादी करनी है हमसे बात करके करना, मतलब हर एक चीज अंग्रेज से पूछ के करनी पड़ती थी। ठीक है, आर्म फोर्स को मैंने बताया कि डिसबैंड कर दिया, राजा की खुद की सेना को तो खत्म ही कर दिया ना सबसे रिलायंस के चक्कर में। क्यों, क्या बोला, हम देंगे सेना, तुम मत बनाओ, बस तुम पैसा दो। ठीक है, रेवेन्यूज गई इस चक्कर में और टेरिटरी गई। क्यों, क्योंकि जब सब्सिडी रिलायंस का राजा पैसा ही नहीं दे पा रहा है, बोल दे कि भैया राजा की सपोज इनकम मान के चलो कि 1000 रुपये सालाना है। ठीक है, अंग्रेज बोल रहे कि भैया 800 रुपये करीब हमको चाहिए, सब्सिडी रिलायंस हम दे रहे हैं आपको, हम आपको सेना दे रहे हैं, 800 रुपये हमें चाहिए ताकि हम इनकी तनख्वाह, खाना पीना, हेल्थ वेल्थ देख सकें, आपको घोड़े वगैरह, एनिमिनेशन वगैरह, तोप वगैरह सब कुछ देंगे हम। ये चीज़ बोल रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, मगर पता लगा राजा के एरिया में तो क्रॉप फेलियर हो गया, राजा की इनकम ही 600 रुपये हुई है पूरे साल की, 800 रुपये कहाँ से देगा, तो 200 रुपये की टेरिटरी दे देता था राजा। अब सोचो अवध इतना बड़ा होगा ना, इतना एरिया गया हाथ से एक ही बार में, नुकसान देख रहे हो कितना हो रहा है, क्योंकि भाई साइन कर रखा है। और अंग्रेजों की सबसे खास बात बताऊं, खुद साइन किया होगा ना तो कहेंगे आपने साइन किया था, आपने साइन किया था, आइए ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। खुद की बारी आएगी ना, इल्ले खत्म, नहीं पूछते कुछ। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, आर्म फोर्स को डिस्पेंड कर दिया। ठीक है, और टेरिटरीज ले ली। ठीक है, स्टेज बाय स्टेज हमने देख लिया क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे होता क्या है। ठीक है, अभी अगर आगे देखते हैं, टाइटल्स ऑफ कार्नेटिक, तंजौर टेकन बाय मुस्लिम फीलिंग हट। इसमें देखो हुआ क्या ना, जो तंजौर वगैरह का एरिया था, ठीक है, उनको कुछ टाइटल्स मिले हुए थे। ठीक है, कुछ टाइटल्स मतलब नाम दे दिया, टाइटल दे दिया। अब इन्होंने वो वापस ले लिया। अब जब ये वापस लिया तो इसका मतलब किसकी फीलिंग हर्ट, मुस्लिम्स की फीलिंग हर्ट। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ रीगल टाइटल्स। ठीक है, जैसे कि बहादुर शाह जफर को ह्यूमिलेट कर दिया, जो हमारा लास्ट किंग मैंने बताया ना, जिसके पास लोग दिल्ली गए थे हमारे, उसको ह्यूमिलेट कर दिया, तू कहाँ से बुढ़ा इनके चक्कर में पड़ रहा है, जाके बैठा रहे अपना, हम देख लेंगे इनको। बेचारे हमारे राजा को इंसल्ट कर दिया, लोगों की फीलिंग हर्ट होगी। हमारे राजा को आज के डेट में अगर आपके पीएम को कोई अगर बाहर का देश वाला गाली देता है तो आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो कमेंट सेक्शन में, वी ऑल नो दैट है ना कि क्या चलता है, हम पलट के 4 गाली उसको देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले अपने वाले तरफ देख कि एक उंगली हमारी तरफ उठा रहा है तो 3 तुम्हारी तरफ पहले ही है। ठीक है, तो आगे देखो क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये बेसिकली देखो हुआ क्या था ना, बहादुर शाह जफर को ह्यूमिलेट कर दिया, पहली चीज तो ये हमने देख ली। ठीक है, जो उसका बेटा था ना, शहनशाह हिंदुस्तान करके उसको उसको बोला जाता था, उसको बोला नहीं कि तू किंग है, उसको बोले तू प्रिंस है, आज के बाद बस ये आखिरी किंग है बहादुर शाह, इसके बाद कोई किंग नहीं होगा इस देश में।
ठीक है, मतलब देख रहे हो, मतलब पूरी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, मतलब राजाओं का सिस्टम जो मोनार्की चली आ रही थी सदियों से, इन्होंने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी। ठीक है, उसके बाद बात जस्ट 1 सेकेंड है ना, हाँ चेंज, हाँ अब 1856 का टाइम है। ठीक है, अब गवर्नर जनरल कौन आ गए हैं, एक नए गवर्नर जनरल आए हैं भाई साहब हमारे कैनिंग। ठीक है, ये कैनिंग साहब आ गए अभी। ठीक है, कैनिंग क्या कर रहे हैं, डिसाइड करते हैं कि भैया बहादुर शाह जफर, लास्ट मैंने अभी बताया ना आपको, लास्ट मुगल किंग वाली कहानी है, वही कहानी है। ठीक है, इसका नोट आपको मिल जाएगा, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, जस्ट फोकस, आप थोड़ा सा फोकस करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि क्या चल रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके, आई होप कि क्लियर हो आपको। अब देखो, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इस रिवोल्ट को, है ना, इस रिवोल्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सिंपली कि भैया 57 क्रांति शुरू हो रही है, वन इज इमीडिएट कॉज, सेकंड वन इज योर जो लॉन्ग टर्म इश्यूज चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इमीडिएट कॉज में तो हमने मोटा मोटा देख लिया भैया कि एक, मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बताना भूल गया, इमीडिएट कॉज में ग्रीस कार्टिलेज के अलावा एक इशू और था, वो थी एक अफवाह। वो अफवाह क्या थी कि लोगों को एक खबर मिली कि भैया आटे में बोन डस्ट मिली हुई है, ये भी तो रिलीजन पे खतरा ही हुआ, तो इसलिए रिलीजन के अंदर ही वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्या, दूसरा हमने देखा लॉन्ग टर्म इश्यूज। लॉन्ग टर्म इश्यूज में हमने देख लिया कि भैया एक तो पॉलिसीज देखी हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लिया है, सब्सिडरी अलायंस लेके आ गए लैब्स के अंदर कि भैया तुम्हारा बच्चा नहीं बनेगा तो झांसी की रानी रिवोल्ट करेगी, अभी आगे जाके देखेंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ अनेक्सेशन लेके आए। अनेक्सेशन के अंदर क्या करते थे भैया, अवध को पेल दिया बेचारे को फ्री फंड में कि भैया तू कुशासन कर रहा है, तेरे से शासन नहीं हो रहा, तेरे से स्टेट नहीं चल रहा, ला हम रूल कर लेते हैं, बेचारे को फ्री फंड में लपेट लिया अपने अंदर में। ठीक है, तो ऐसा करके मल्टीपल पॉलिसीज आई, वो था पॉलिटिकल एंगल। अब देखेंगे थोड़ा सा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, अब हुआ क्या कि अंग्रेज भर्ती तो करते थे इंडियंस को आर्मी के अंदर, बट प्रमोशन नहीं देते थे। एक लिमिट के बाद ना उनका प्रमोशन करते ही नहीं थे, तुम यहीं तक ठीक हो, सिपाही हो, लड़ो, फ्रंटियर पे लड़ो, बस इतना ही काम देते थे, कभी उनको प्रमोशन नहीं देते थे। ठीक है, उनकी सैलरी भी ना बहुत कम होती थी, मतलब ये लगा लो कि अगर 100 रुपये अगर एक अंग्रेज को मिल रहे हैं तो 33 रुपये इंडियन को मिलते थे सेम पोस्ट के लिए। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो इंडियन था। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ हाईलाइट करी हुई है, देखो आप देखोगे तो इंडियन ऑफिशियल सैलरी इज 1/3 ऑफ यूरोपियन सैलरी। यूरोपियन सैलरी का 1/3 मिलता था खाली, कोई प्रमोशन नहीं अलग से। दूसरी बात भैया, आज की डेट में तो फिक्स प्रमोशन है ना, अंदर घुसोगे अगर IAS 22-23 साल में तो रिटायरमेंट तक कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा कुछ नियम नहीं था, घुस के तो हो सकता है रिटायर भी सिपाही पे ही हो, सिपाही पे घुसे सिपाही पे रिटायर हो गए। ठीक है, तो दूसरा कॉज हमने एडमिनिस्ट्रेशन का हमने कॉज देखा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इकोनॉमिक देखते हैं क्या लिखा है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। आप सोचोगे सर व्हाट इज दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में बेसिकली होता क्या था ना कि कुछ कुछ भारत देश को उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में, तो कहीं कहीं रूल कर रहा, कोई मतलब गवर्नर्स अलग अलग जगह देखते थे। ठीक है, तो क्या करा, ऊपर वाले एरिया में लगा दिया कि सपोज महलवारी, नीचे लगा दिया रैयतवारी, तो ये नाम है अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम के। इसके अंदर क्या रहता था बेसिक कंसेप्ट, हम जब बाद में रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे तब हम देखेंगे इसको इन डेप्थ। अब बेसिकली अभी के लिए ये समझ लो कि इसके अंदर क्या था ना कि अलग अलग टैक्सेशन होते थे, अलग अलग पॉलिसीज कि क्रॉप फेलियर के टाइम पे कितना देना है, किस टाइम पे कितना देना है, किस की खेती करनी है, किसको कौन सी खेती नहीं करनी है, पैसा किसको दिया जाएगा, सीधा गवर्नमेंट को जाएगा या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाएगा, ये नियम होते थे इसमें। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या ना, जनरली ये लोग करते थे बिचौलिए का काम, मतलब इसमें बिचौलिया होता था। ठीक है, अंग्रेज ने सपोज कि भैया मेरे ऊपर कोई बैठा है, उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को अपॉइंट करता हूँ कि जाके इस XYZ गाँव का पैसा इकट्ठा करके लाना है। ठीक है, और इसके लिए मेरे को पैसे मिलेंगे वरना मेरी बात लगेगी। अब मैं क्या करता था ना, अब अंग्रेज़ों ने क्या क्या करा कि उन्होंने बोल दिया कि हम तेरे को 50 जितना भी तेरा बनेगा तू कमा ले, ठीक है, हमें 50 रुपये दे देना। ठीक है, कि उस गांव का जो रेवेन्यू है लगभग 100 रुपये है, 100 में से 50 तू रख, 50 हमको दे, मिनिमम उन्होंने अपना अमाउंट फिक्स कर दिया। अब मैं क्या था, मैं हूँ बिचौलिया, मैंने क्या करा, गाँव वालों से 100 की जगह मैंने 200 वसूलना शुरू कर दिए, मुझे तो 50 ही देने ना आगे, मेरे को 150 का फायदा। ठीक है, तो उस चीज़ के साथ साथ ना एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ता चला गया ये पॉलिसीज़ की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, रैयतवारी आएगा, महलवारी आएगा, ज़मींदारी सिस्टम आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। जुडिशल सिस्टम, आप यकीन नहीं मानोगे इनका जुडिशल सिस्टम इतना बेकार था। ठीक है, देवर लाइक कि अगर अंग्रेज़ गलती कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, इंडियन गलती कर रहा है ना, नाप देते थे फटाक से। ठीक है, तो थोड़ा सा जुडिशल सिस्टम में इनकी दिक्कत थी। ठीक है,
डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड, इन्होंने ट्रेड की वाट लगाई इंडिया में। देखो इंडिया शुरू से ही सोन चिड़िया के नाम से जाना गया है। ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट, इन सब में हमारा बहुत अच्छा खासा रहा है। ठीक है, अगर आपने कभी ट्राइबल फेस्ट अगर देखा हो तो आपको दिखेगा उसमें कि भैया बैम्बू वगैरह की इन सब चीज़ों का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बना के दिया जाता है। ठीक है, मतलब वो अपना बेचते हैं। ट्राइबल हाट करके नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ पे जो है ना नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स जो बनाती हैं वो सब लेके आती थी। बट अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन ट्राइब्स का काम धंधा ही ख़त्म कर दिया, है ना। ट्रेड खत्म, ठीक है, डाइज वगैरह बनती थी, इतना कुछ होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, मतलब सब खत्म कर दिया इन्होंने। उल्टे से काम करे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने हर तरीके से बैंड बजा दी। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। तो ज़मींदारी, हाँ ठीक है, इसके लिए एक इनाम, ज़मींदारी जो थे ना, ज़मींदारी जो लैंड में वायलेशन हो रहा था उसके लिए एक इनाम कमीशन बैठा था। कभी कभी एग्जामिनेशन पूछ लेता है कि भैया इनाम कमीशन कब बैठा था, किसके लिए था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं। कार्ल मार्क्स बोलते हैं इट वॉज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु डिस्ट्रॉय द स्पिनिंग व्हील ऑफ इंडिया। मतलब भारत का जो चरखा है ना, जो आज गांधी जी का हम चरखा सुनते हैं, वो चरखा एक टाइम पे बहुत फेमस था, वही हम खाना बनाते, उसी से हम सॉरी कपड़ा बुनते थे। बट आज क्या है, पॉलिस्टर, नायलॉन, किसकी देन है, अंग्रेज़ों की देन। खादी कहाँ गया, कहाँ सड़ने चले गया, जस्ट वाई, बिकॉज इट वॉज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु डिस्ट्रॉय द स्पिनिंग व्हील ऑफ इंडिया। वो खुद बोलते हैं कि ये अंग्रेज़ हैं जिन्होंने भारत देश का इतना प्यारा चरखा बर्बाद कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने देखा कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कॉज क्या कहते हैं, नाउ विल चेंज। ठीक है, सोशल रीजंस हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सोशल रीजंस में हम देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, द वेरी फर्स्ट आप देखना चाहोगे कि क्या हुआ भैया। एक पहले बात तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तू काला है, तू इंडियन है, मैं अंग्रेज हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, पहला डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेज बोलते थे कि भैया तुम जो इंडियन हो ना, एक तो मतलब देखो, मतलब आप एक माइंडसेट देखो, आप एक लूप होल देखो क्रिएट कितना बड़ा हो रहा है। एक तो खुद हमारे देश में आए और क्या बोलते थे, यू आर व्हाइट मैंस बर्डन, तुम अंग्रेजों का बर्डन हो। भाई तो तुम हमारे देश में आए हो और तुम हम ही को बोल रहे हो कि हम तुम्हारा बर्डन है, हमने बोला था आने के लिए। बट ऐसा उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि उस टाइम पे भैया पावर, गेम, अथॉरिटी, लैंड किसके पास है, अंग्रेजों के पास है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जुडिशियल सिस्टम बहुत बेकार था। इवन इफ दे कमिट क्राइम व्हाइट मैन कांट बी पनिश्ड, ये बोलते थे कि अंग्रेजों को पनिश नहीं करते थे ये लोग, छोड़ देते थे फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरफेस इन रिलीजन एंड कल्चर, मैंने अभी आपको बताया, सती बैन कर दी, भारत में चली आ रही थी, भले आज भी आप उसको सही मानो गलत मानो जो भी चीज़ें हैं, बट उस टाइम पे भारत के लोगों के लिए वो सही था। सती हमारा ट्रेडिशन था, वो पर्सनल चीज़ थी, तुम कैसे घुस सकते हो भैया हमारे रिलीजन में। अब सपोज कि भैया कल के दिन मोमडन्स नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, या हिंदू नवरात्रे रखते हैं, मैं उनको बोलूँ मत रखो, आज से ये चीज़ बैन है, तू कौन होता है भाई मेरे को रोकने वाला। मैं चाहे रोज़े रखूँ, चाहे मैं नमाज़ पढ़ूँ, चाहे मैं नवरात्र का व्रत रखूँ, मैं कुछ भी करूँ, आप कौन होते हो मेरे को रोकने वाले। अंग्रेज़ों ने यही काम किया, इंडियन रिलीजन प्रैक्टिस के अंदर घुसे, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, उसको चेंज करने की कोशिश करी। और जब आप चेंज करोगे किसी के रिलीजन को, आप जब रिलीजन में घुसोगे तो दिमाग फिरेगा। इन्होंने क्या करा भैया, रिलीजन लेके आ गए। रिलीजन कैसे, सती बैन कर दी, विडो रीमैरिज शुरू करवा दिया, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ एनलाइटेड इंडियंस भी थे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में हम कभी पढ़ेंगे। ठीक है, बट मेनली ये देन किसकी, अंग्रेजों की, क्योंकि लॉ कौन पास करने वाला है, अंग्रेज। हमारे यहाँ कौन सा लॉ चल रहा था पहले, आज जाके चलते हैं लॉ वॉ पास होते हैं, आज भी लॉ पास होने में सदियाँ बीत जाती है, कई बार कुछ लॉ तो ऐसे हैं हमारे देश में। ठीक है, देखो 1829 में सती एबॉलिश होती है बाय द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, एक इंडियन थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे खासे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, तो उनके हेल्प की वजह से एक बेंटिक थे हमारे, उन्होंने सती एबॉलिश करवाई थी। 1813 का एक एक्ट आता है, उसकी वजह से क्या होती है, क्रिश्चियंस को एंट्री मिल जाती है कि आओ प्रचार करो क्रिश्चियनिटी का इंडिया में, और कन्वर्ट हो क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म छोड़ दो, मुस्लिम इस्लाम धर्म छोड़ दो, क्रिश्चियन में बदलो, ये चीज़ चलती थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, होता क्या था, कई लोग क्रिश्चियनिटी में बदल जाते थे, बट इशू क्या था, इशू वॉज दैट कि सिंपल फंडा था कि यार अगर मैं क्रिश्चियनिटी में बदल रहा हूँ तो मेरे लैंड का क्या, मेरे पापा की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसका मैं क्या करूँगा, वो मेरे को कैसे मिलेगी। अंग्रेज़ों ने पास करा क्या था, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि अगर तुम अपना धर्म चेंज करते हो क्रिश्चियनिटी की तरफ किसी भी धर्म से, तो तुम्हें डिबार नहीं किया जाएगा, तुम्हें मिलेगा अपना हिस्सा बराबर। ठीक है, वरना बाप क्या बोलता था, जा आज से तू मेरे औलाद ही नहीं है। ठीक है, तो उससे बच गए सब लोग। ठीक है, तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज और एनकरेज हो गए लोग क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए। 56 में आ गया द विडो रीमैरिज एक्ट,
विडो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम अंग्रेज हैं, हम शादी करेंगे। इनका बिहेव ऐसा था, क्योंकि इंडियंस के लिए तो विडो रिमैरिज जैसे सिन है ना, पाप था उनके लिए। सती पाप था, मतलब सती सही थी, विडो रिमैरिज करना गलत था। समझ रहे हो ना, एक पुरानी आइडियोलॉजी थी उनकी। अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए अंग्रेजों ने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा सोशल रीजन्स थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिलिट्री या सिपाही के इशू। ठीक है, सिपाही, सिपाही बोल लो अंग्रेज़ों की भाषा में, सिपाही या फिर सिपाही। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं, बट हमें देखना है कि भैया इस पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अभी तक हमने थोड़ा सा देखा, अब थोड़ा सा इसको एक बार अब एक रिवीजन की तरह हम निकालते हैं फटाक से कि भैया सैलरी अलाउंस उनके कम थे। मैंने अभी आपको बताया क्या होता था, 1/3 सैलरी थी, कोई खास प्रमोशन नहीं मिलता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, फोर्स मतलब उनको सर्विंग करनी पड़ती थी अफगानिस्तान बर्मा में। और आपको पता है इतना बुरा हाल था ना कि कोई बेचारा आदमी है, वो बर्मा में उसको ले गई है लड़ने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है ना, अंग्रेज़ों को वो अलाउंस मिलता था एक्स्ट्रा भत्ता। अगर आपको नॉलेज हो तो जब भी आप कहीं, अगर आप आर्मी में, डिफेंस में अगर कहीं पोस्टेड होते हैं तो विल गेट टू नो कि आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है एडिशनल सर्विस का। यहाँ नहीं मिलता था कुछ भी, अंग्रेज़ों को मिलता था ना, इंडियंस को नहीं मिलता था। ठीक है, अब आप एक बात सोचो। ठीक है, अब तक आपको पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि क्या हो रहा है, कि भैया पीजेंट जो है वो खेती कर रहा है बेचारा, बट उसे इतना टैक्स खींच ले जा रहा है ना कि वो वैसे ही परेशान है। ठीक है, यहाँ से हमारा बेचारा सिपाही, ठीक है, अब जब सिपाही फोर्सली बाहर जा रहा है, अफगानिस्तान सपोज लड़ने गया, वहाँ से लड़के आया, अब वो छुट्टी जा रहा है। ठीक है, अब बेचारा छुट्टी आके कहाँ जाएगा, अपने गांव में। गांव में जाके फिर क्या करेगा, खेती। मतलब वहाँ तो पिसा ही पिसा आर्मी में, अब गांव में आएगा तो खेती करेगा। पीजेंट तो यहाँ पिस ही रहा है ना ऑलरेडी, बेचारा फिर पिसेगा। तो इसलिए एक टर्म दी गई, द पीजेंट इन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो पीजेंट इन यूनिफॉर्म वाला कंसेप्ट दिया गया कि बेचारा ना तो वहाँ खुश है, ना बेचारा यहाँ खुश है, हर जगह से पिस रहा है इंसान। समझ रहे हो, आर्मी में था तो भी गया, यहाँ आया तो भी गया। ठीक है, ये हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि उनको बर्मा जाना पड़ता था, है ना, बर्मा बोले तो आज का म्यांमार, तो वहाँ पे सी रूट के थ्रू उनको जाना पड़ता था, वहाँ पे लड़ना पड़ता था। और उसके बाद फिर जब वो वापस आते थे तो उनको लगता था कि भाई 7 समुंदर गए, पाप कर दिया, घर वाले वैसे ही बायकॉट कर देते थे, जा तो पापी हो गया, आउट, गेट आउट वाला सीन था। ठीक है, बेचारा अब क्या करे, मरता क्या ना करता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे एक्ट्स हैं, अगर देखो कभी पूछ ले तो ठीक है, वरना नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तुम्हें पता है बोनडस वाला मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया, एनफील्ड राइफल्ड वाला मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई दांत से चबानी पड़ती थी। ठीक है, कुछ कुछ वॉर्स थे, है ना, कुछ कुछ चीज़ें थी ऐसी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, नाउ आई विल चेंज दिस एंड आई विल गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब तक अगर आप देखोगे, ओके 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 ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर अब तक आप देखोगे ना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ विदिन 5 to 10 मिनट्स, है ना, मेरे पास 5-10 मिनट ही है, मैं फटाफट से इसको समराइज कर देता हूँ इस टॉपिक को कि हमने इसमें देखा क्या। ठीक है, कि सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, कि पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिला, क्या हमें किंग्स एंड क्वींस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला? हाँ, हमें किंग्स एंड क्वींस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। दूसरा, क्या हमें जमींदारी लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें पार्टिसिपेशन किस किस का देखने को मिला, है ना। तो हमको मिला किसका, एक तो हमें मिला है, अरे हाँ, एक तो हमें मिला है किंग का, हमें किंग्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। हमको ज़मींदारी वाले जो लोग थे, जो ज़मींदारी काम करते थे, हमको उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ठीक है, हमको सिविलियन पॉपुलेशन का, जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, जो नॉर्मल लोग थे, आप मैं जैसे लोग नॉर्मल, हमको उनका देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमने देख लिया कि भाई हर तरीके से हर सेक्शन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लेट चेंज एंड विल गो अहेड। अब मैं बात करता हूँ कि रीजंस, अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट वर द रीजंस में हमने 2 रीजंस देखे, फटाफट से समराइज कर रहे हैं हम। वन इज इमीडिएट कॉज, वन इज लॉन्ग टर्म कॉजेज। इमीडिएट कॉज में हमने देख लिया भैया, ग्रीस कार्टिलेज वाला इशू था। दूसरा, बोन डस्ट का इशू भी हमने देखा। ठीक है, बोन डस्ट के अलावा हमने और क्या देखा थोड़ा सा, कि भैया
जो उनका सेंटीमेंट था भैया, फोर्स उनको वॉर करने के लिए जाना पड़ता था, वॉर्स वगैरह पे है ना आर्मी वालों को। तो शुरू तो इन्होंने किया, कब शुरू किया था? 10 मई 1857 के दिन इन्होंने शुरू किया था। बट ये रिवोल्ट बहुत जगह, बहुत ज़्यादा इसके डायमेंशंस थे, और जगह भी हमको देखने को मिलता है, किंग्स में, ज़मींदारी में, क्यों? ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें एक रीज़न था क्या, लॉन्ग टर्म रीज़न में पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न में हमने क्या देखा? डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सेशन, ANNEX, एनेक्सेशन। ठीक है भाई साहब, तो अनेक्सेशन देखा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा हमने, लैप्स जो झांसी की रानी के साथ हो गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस हमने देख लिया। ठीक है, तो मतलब अभी हम बस मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि हम क्या, मतलब क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और इकोनॉमी हमने देख लिया, हैवी टैक्सेशन हमें पता है रीज़न था। तो यहाँ तक हमने देखा कि भैया ये रीजंस क्यों हुए, कैसे हुए, क्या हुआ इस रिवोल्ट में, है ना। अभी कल हमको देखना कि भैया व्हाट वाज द बेसिक, हम ये देखेंगे कि भैया क्या चला इस रिवोल्ट में। मतलब कि ये रिवोल्ट मेरठ से शुरू हुआ, बट आप बात करो झांसी की रानी की, वो कहाँ से आ गई? ठीक है, उसके अलावा आप बात कर रहे हो कि सर ये कोई और है, अगर सपोज कि तात्या टोपे है, आपने फोटो दिखाई थी शुरू में, वो कहाँ है? वो सब हम कल देखेंगे। तो उसके लिए क्या है ना कि हमें एक नेचर देखना पड़ेगा कि भैया नेचर क्या था और ये रिवोल्ट कहाँ से कहाँ घुमा। और टुमारो आई विल टेक यू टू फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ कुंवर सिंह, है ना, बीपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन भी है, तो हम उसके बारे में कोशिश करेंगे। आज मैं थोड़ा सा प्लान कर लूंगा थोड़ा सा कि आपका कोर्स कैसे डिजाइन करना है। आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली उस लेक्चर से। बुक लिस्ट मैंने क्लियर कर दी है, क्या फॉलो करना है, पीवाईक्यूज भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे, एंड विल गेट कॉन्फिडेंस, है ना, आपको लगेगा। एंड इफ यू फील एनी डाउट, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, मैं अपना ईमेल वगैरह या फिर अपना जो हमारा हेल्पलाइन नंबर होगा वो पोस्ट करा दूंगा, सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज ऑल्सो। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको लाइक करो, शेयर करो, अपना आराम से दोस्तों से समझो, और मेक श्योर कि आज ना अगर आपके स्पेक्ट्रम होगी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो जस्ट डू वन थिंग, आप गूगल पे या फिर कहीं से भी आप उसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कीजिए। ठीक है, या आपके किसी फ्रेंड के पास होगी, और आप आज उसमें से ना 1857 पढ़ के देखना। ठीक है, इनिशियल वाला पार्ट कि व्हाट वर द कॉजेज, क्यों शुरू हुआ, एक पार्ट है उसका छोटा सा, आप वो पढ़ना। मैं इतना बोलता हूँ कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक वेरी इजीली इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ठीक है, क्योंकि इसमें यही डायमेंशन है। इसके अलावा एक छोटा सा तड़का इसमें लगता है, वो है फैक्ट्स का। ठीक है, ये चैप्टर पूरा डन। ठीक है, उसके बाद इसमें अभी दो तीन चीजें देखनी भैया, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये रिवोल्ट है, एक बड़े लेवल पे रिवोल्ट हो रहा है ना। तो बस हमें ये देखना है कि रिवोल्ट हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, जितनी भी चीजें जितने क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं वो फ्रेम करेंगे। ठीक है, बाकी क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, मिलिट्री कॉजेज मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और कॉजेज क्या थे फेलियर के, हमने देखा ना कि वाज इट अ फेलियर और अ सक्सेस, क्या था ये रिवोल्ट। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कल, हम वो सारा पार्ट हम कल देख लेंगे। नेचर क्या था, नेचर वैसे मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा, है ना, कि वॉयलेंट था, है ना। यूनिटी आपको अभी कल आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया इसमें यूनिटी बहुत कम थी, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो यूनिटी क्यों नहीं है, सिंपल फंडा है भैया, सबके अपने अपने रीजंस हैं। पॉलिटिकल वालों के अपने रीजंस हैं, इकोनॉमिक वालों के अपने रीजंस हैं, टैक्सेशन लगा रहा है ये रीजन है मेरा, वो कह रहे कि लैब्स लगा ये रीजन है मेरा, वो कह रहा है एनेक्सेशन किया ये रीजन है मेरा। कोई यूनिटी नहीं है सबके थॉट्स में, तो वो कहीं ना कहीं रीजन हम कल उसको डिस्कस करेंगे, वो मेंस का एंगल थोड़ा काम का है। ठीक है, तब तक के लिए यू कैन टेक सम रेस्ट, आप तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अपना पढ़िए, और कोई इशू होता है देन वी आर ऑल्सो हेयर, मैं भी यहाँ पे हूँ, सर भी यहाँ पे हैं, बहुत सारी फैकल्टीज अवेलेबल हैं। तब तक के लिए आप आइए, अपने आप को इस फील्ड में ढालिए, क्योंकि ये फील्ड डेडिकेशन मांगता है। विदाउट डेडिकेशन देयर इज नथिंग इन दिस प्रिपरेशन। आप 2 साल 4 साल लगा दो, 5 साल लगा दो, कुछ नहीं मिलने वाला। जस्ट एक बार वन सिंगल हिट, और वो भी सही स्ट्रेटेजी के साथ, एंड यू विल बी ऑन द अदर साइड एट द एंड। ठीक है, एंड लास्टली बोलना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू मेक इन दिस एग्जाम ना, देन यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज अगर आप हैप्पी नहीं हो ना इस प्रिपरेशन में तो कोई फायदा ही नहीं है। यू हैव टू बी हैप्पी, आपको खुश रहना पड़ेगा। ठीक है, कई बार दिमाग को धोखा देना पड़ेगा, यस आई एम हैप्पी, आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल, ये चीज़ करनी पड़ती है कई बार इस जर्नी में। क्यों? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू बी हैप्पी। खुशी से नहीं पढ़ रहे तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, सो एंजॉय करो, लिव, अपने सब्जेक्ट को जीना शुरू कर दो। हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में घुस जाओ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो देखना शुरू कर दो, आसपास विंड चलती हुई दिखनी चाहिए, टॉर्नेडो कैसे बन रहा दिखना चाहिए। अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो दिखना चाहिए, अपने आप को जज की तरह महसूस करो थोड़ा सा कि हाँ भैया आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 समझ में ऐसा आना चाहिए तुमको, ताकि तुम ना उस फील्ड में पूरा ढल जाओ, एक मेमोरी बन जाए। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। बाकी कोई डाउट होता है यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज टू, है ना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड हैव अ गुड डे, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड कीप स्माइलिंग।
है।